हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 7 तक कर चुके हैं। लास्ट में हमने देखा था कि हमारे नंबर सिस्टम कितने होते हैं कंप्यूटर में और उनका कन्वर्जन देखा था, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग चैप्टर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज। तो ये हम लोग प्रोग्रामिंग का एकदम बेसिक सीखेंगे और बेसिक ही एग्ज़ाम में आता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, बस बेसिक चेक कर लेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं और ये कैसे काम करता है। अब इस चैप्टर को अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये इतना टेक्निकल है कि सबको समझ में नहीं आता है बुक से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसका डेफिनीसन इन द बुक लैंग्वेज में देखेंगे। तो एल्गोरिथम का मतलब ये है कि हमें कोई काम करना है, कोई भी कार्य करना है, तो उसके लिए जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी स्टेप्स हैं, उसको अगर हम लोग स्टेप वाइज लिख लेंगे तो वही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है उस काम का। तो कंप्यूटर में भी जितने भी काम परफॉर्म करने हैं उसको एक निश्चित सीक्वेंस में लिखना, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में हर काम को, छोटे छोटे काम को डिवाइड करके उसको लिखना ही एल्गोरिदम कहलाता है। तो आइए अब इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं बुक में क्या लिखा होता है। तो एल्गोरिथम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को पूरा करने के लिए बुनियादी टेक्निक है। ठीक है, यह निर्देशों का समूह होता है जो कार्य को संपन्न करने में सहायक है। अच्छा, अगर एल्गोरिदम में कोई गलती होती है या एरर होता है तो उसके लॉजिकल एरर कहते हैं और हमारा रिजल्ट भी गलत प्राप्त होता है। तो एक लाइन में मैंने बता दिया कि एल्गोरिदम क्या है। किसी भी काम को करने के लिए जो भी हम लोग सीक्वेंस से छोटे छोटे काम को करते हैं उसको अरेंज करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को अरेंज करते हैं सीक्वेंस में, वही हमारा एल्गोरिदम कहलाता है कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कुछ भी नहीं है, बस ये एल्गोरिथम को हम लोगों ने पिक्टोरियल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। मतलब उसको चित्र के माध्यम से निरूपित कर दिया गया है, जो स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना था। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम या प्रोसेस का चित्रात्मक प्रदर्शन है, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। फ्लो चार्ट प्रोसेस या प्रोग्राम का विश्लेषण, डिजाइन करने, डॉक्यूमेंट बनाने तथा प्रबंधन में उपयोग होता है। तो फ्लो चार्ट, यही चीज़ एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है। एल्गोरिदम में मैंने बता दिया कि काम को जो सीक्वेंस में अरेंज करते हैं पूरा करने के लिए, वही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। तो इसका भी डेफिनेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि इस फ्लो चार्ट में जो सिंबल्स होते हैं, तो कुछ सिंबल्स इंपॉर्टेंट हैं। सिंबल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सिंबल इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ। इसको बस आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है आ जाए यहाँ से भी क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो एरो के सिंबल होते हैं, ये एरो हर डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो इन्हें फ्लो लाइंस कहा जाता है। और ये कनेक्ट करने के लिए होते हैं, मतलब एक स्टेप को दूसरे स्टेप से कनेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सेकंड है हमारा टर्मिनल। ये ओवल शेप का है, आप देख रहे होंगे, और ओवल शेप रिप्रेजेंट होता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड पॉइंट कौन सा है। तो स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवल शेप का यूज किया जाता है, जिसे टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इनपुट आउटपुट के लिए, कहीं इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है, तो समानांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, उसका यूज होता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसमें एक आता है कि प्रोसेसिंग का सिंबल क्या होता है। तो जो हमारा रेक्टेंगल होता है या आयत होता है, हिंदी में आयत, ठीक, इंग्लिश में रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप है। तो डिसीजन मेकिंग का पूछा जा सकता है कि इसका सिंबल फ्लो चार्ट में क्या होता है, तो वो होता है हमारा डायमंड सिंबल। ठीक। अच्छा, कनेक्टर क्या होता है, तो हमारा जो सर्कल होता है, छोटा सा सर्कल, इसी को कनेक्टर कहा जाता है। तो यूज टू ज्वाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस, तो अलग अलग फ्लो लाइंस को ज्वाइन करने के लिए कनेक्टर का यूज किया जाता है। तो बस इतने ही सिंबल याद रखिएगा, अगर आना होगा एग्जाम में तो इसी में से ही आएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको बस याद रखिएगा, स्पेशली इसमें से आपको याद रखना है ये वाला फ्लो लाइंस। तो एरो का यूज किया था जोड़ने के लिए। ये स्टार्ट और एंड वाला ओवल शेप जो यूज होता है, कनेक्टर सर्कल वाला हो गया, और डायमंड शेप, ये तीनों चारों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा।
एक बार देख लिए तो भूलेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सीडो कोड। सीडो कोड किसे कहते हैं? इसे प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो फ्लो चार्ट का एक विकल्प होता है। सीडो कोड में लॉजिक को अंग्रेजी की तरह लिखा जाता है, तो फ्लो चार्ट का ही जो है ये एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, और इसमें अंग्रेजी की तरह लिखा जाता है तो समझना भी आसान हो जाता है। तो बहुत सारे प्रोग्रामर सीडो कोड को वरीयता देते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन करना आसान होता है। फ्लो चार्ट में पूरा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी की तरह लिखा जाता है तो उसको परिवर्तन करना या चेंज करना आसान हो जाता है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है कंप्यूटर में। तो अब हमारा शुरू हो रहा है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, वही हमारा प्रोग्राम कहलाता है। तो इसका वन लाइन डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट ए वर्क। किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ये चीज़ डेफिनेशन अपने दिमाग में रखे रहिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अच्छा, अब देखते हैं प्रोग्राम जो भी लिखे जाते हैं उसको लिखने के लिए स्पेशल लैंग्वेज होते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सारे लैंग्वेज को नहीं समझता है। जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल भाषा में यूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश या जो भी है, उसको कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर को मैंने इससे पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मशीन लैंग्वेज होता है कंप्यूटर उसको समझता है, और सारा प्रोसेसिंग मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो ये तो एक लैंग्वेज हो गई कंप्यूटर के अंदर की, लेकिन इस पे काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ने लगा तो इस पे जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोग्रामिंग करना ये सब बहुत कठिन काम था। मतलब नॉर्मल आदमी के बस का नहीं था, केवल साइंटिस्ट वगैरह ही इस लैंग्वेज में काम कर पाते थे। तो इसीलिए हम लोग लैंग्वेज का विकास देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग बाइनरी से हाई लेवल लैंग्वेज में आए। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे कॉमन बोलचाल भाषा की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों आया ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह का होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ध्यान से देखिए, 2 तरह का होता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें एकदम सिंपल है, मशीन भाषा जो मैंने बताया था 0 और 1, और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। बस ये मशीनी भाषा से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है असेंबली लैंग्वेज, इसीलिए इसको भी लो लेवल लैंग्वेज में रखा गया है। अच्छा, फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं? कोबोल, एल्गोल, PL1, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। आपने सी लैंग्वेज के बारे में बहुत सुना होगा, ये भी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सबसे जो मेन बात है कि इसको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया गया है, लो लेवल और हाई लेवल, 2 लेवल में क्लासीफाई किया गया, लेकिन किस बेसिस पे किया गया। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर 0, 1 यूज कर रहे थे मशीन लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड्स यूज करने लगे हम लोग, मतलब इंग्लिश के कुछ वर्ड यूज करते थे हम लोग, जिसको निमोनिक कोड्स कहा गया। आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी भी ये लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब इसको इस पे काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, केवल साइंटिस्ट वगैरह इस पे काम कर पाते थे। तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया जो कि नॉर्मल पीपल के वर्किंग के लिए यूज हो पाए। तो नॉर्मल के लिए कब यूजफुल होगा? जब उसमें कॉमन लैंग्वेज से मिलता जुलता कोई लैंग्वेज होगा। अगर हम लिख रहे हैं कि सम A+B, तो सम का मतलब हमें पता है कि इसको ऐड करना है, तो ये इसमें डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान होगा, बजाय इसके कि हर चीज़ हम लोग 0, 1 में लिखें, तो ये चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए ये सारे लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हैं और ये हमारे लो लेवल लैंग्वेज हैं। लेकिन कंप्यूटर का जो काम होता है वो मशीन लैंग्वेज में ही होता है, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे सारे को। लो लेवल लैंग्वेज हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज 0, 1 होता है, और ये लो लेवल लैंग्वेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर की खुद की भाषा है, तो हमें ट्रांसलेटर या अनुवादक की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। या कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है, या केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित होती है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जा सकती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसे कंप्यूटर का मशीन संकेतक भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग की शुरुआत के समय प्रोग्राम इसके प्रयोग से लिखे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखे जाते थे।
मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना मुश्किल काम है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसमें किसी भी इंस्ट्रक्शंस को याद रखना काफ़ी जो है मुश्किल काम होता था। मतलब मशीन निर्देशों को याद रखना, अनेक संकेत को याद रखना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क होता था। इसमें गलती होने की संभावना थी और इसमें समय भी अधिक लगता था। तो ये इसके फ़ायदे और नुकसान हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट लो लेवल लैंग्वेज है हमारा असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, ये प्रोसेसर में यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज ये प्रोसेसर में यूज होता है। खैर ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि कहाँ यूज होता है असेंबली लैंग्वेज, बस ये याद रखिएगा कि ये प्रोसेसर में यूज होता है। और भी मैं एक जगह बताऊंगा कहाँ पे यूज होता है, फिलहाल के लिए अभी इतना याद रखिए। तो ये क्या था, असेंबली लैंग्वेज क्या था, ये न्यूमोनिक कोड्स पे आधारित था। सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, न्यूमोनिक कोड्स पे ये असेंबली लैंग्वेज आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें अक्षर चिन्हों का प्रयोग किया जाता था जिसे सिंबल भाषा कहते थे। कुल मिला के एग्जाम में जो पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि न्यूमोनिक कोड्स किस भाषा में यूज होते थे। तो ये याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज में यूज होते थे। और ये थोड़ा सा इजी हो गया, मशीन लैंग्वेज से ये थोड़ा सा इजी हो गया और इसे याद रखना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे हमें लोड लिखना है तो LDA लिख दिए, TRAN लिख दिए तो ट्रांसलेशन बन गया, ADD लिख दिए तो एडिंग हो गया, SUB लिख दिए तो सब्ट्रैक्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हर ऑपरेशंस के लिए हमने छोटा छोटा न्यूमेरिक कोड्स बनाया हुआ है, तो इसको याद रखना आसान हो गया। तो थोड़ा सा हमें जो है सहूलियत मिली प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये अभी भी जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज होता है, तो वो हम लोगों के सब्जेक्ट में नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। और इनमें से प्रत्येक के लिए एक मशीन कोड भी निर्धारित किया गया है। पर असेंबली कोड से मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तन का काम एक प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। तो कोड है, लेकिन कोड एक आदमी उसको याद नहीं करता है, ना ही यूज करता है। असेंबली से मशीन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझ सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रांसलेटर का यूज करते हैं जिसे असेंबलर कहा जाता है। तो असेंबलर का काम क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आगे हम लोग सारे ट्रांसलेटर को एक बाय एक करके देख लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है। और दूसरी चीज़, इसमें कुछ के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस ओवरव्यू करते हुए चले जाएंगे। तो उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली भाषा है जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका यूज होगा अंग्रेजी अक्षरों का, संख्याओं का, चिन्हों का, तो हमें लिखने में आसानी होगी। प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम लिखना आसान हो जाएगा और ये धीरे धीरे यूजर फ्रेंडली बनेगा। तो देखते हैं स्टार्टिंग फोर्ट्रान। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फोर्ट्रान का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका विकास 1957 में हुआ था। किसने किया था, कब किया था, ये सब नहीं पूछा जाता। बस एक बात इसका ये याद रखिएगा कि यह प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। नेक्स्ट है हमारा अल्गोल। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ये कब विकास की गई ये भी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी देख लीजिए 1958 में इसका विकास हुआ था। इसको अल्गोल 58 के नाम से जाना जाता है। तो बस इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं PL1। इसका फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 है। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। 1964 में हुआ था IBM के द्वारा, ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट है। पास्कल 1970 में इसका विकास हुआ। इस भाषा में संचरित प्रोग्रामों यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज किया गया। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस ये समझ लीजिए पास्कल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एग्जाम में पूछेगा। 1970 में इसको बनाया गया था और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बस इसके लिए इतना याद रखिएगा। अच्छा, इसके मूल प्रयोजन क्या था, इसको विकास करने छात्रों को प्रोग्रामिंग के मूलभूत तत्वों से अवगत कराना या शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया गया लैंग्वेज था। तो ये याद रखिएगा कि टीचिंग के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, पास्कल को बनाया गया स्पेशली टीचिंग के लिए। एक आता है बेसिक्स। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बेसिक का, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो ये 1964 में नए प्रोग्रामों के लिए, मतलब जो हमारे नए प्रोग्रामर हैं उनके लिए सरल और शक्तिशाली भाषा ये है। इसका उपयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक दोनों रूप में किया जाता है। तो नाम बेसिक्स है, तो मतलब ये जो नए हमारे बिगिनर्स हैं प्रोग्रामर, कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम कर रहा है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम माना गया ये लैंग्वेज।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोबोल। इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिए एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लोगो ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका विकास कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने हेतु किया गया। इसमें चित्रण इतना सरल है कि छोटे बच्चे भी इसका चित्रण कर सकते हैं। तो मतलब ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। ठीक है, सी लैंग्वेज इसका याद रखिएगा क्योंकि इसका ये पूछा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग का आविष्कार कब हुआ 1970 में और किसने किया, डेनिस रिची ने किया। तो ये नाम पूछा जाता है, तो इसका याद रखिएगा सी लैंग्वेज की। और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, इस सी कंपाइलर सारे कंप्यूटर और प्रोग्रामों पर कार्य करने में सक्षम था, इसीलिए बहुत व्यापक रूप में यूज होने लगा। यह सामान्य उद्देश्य या जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है। अच्छा, इसका डिज़ाइन तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हुआ था। तो आगे हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बस ये समझ लीजिए कि इसका मैक्सिमम यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होने लगा। बनाया गया था सिस्टम के लिए, लेकिन वर्क किसके लिए किया गया, एप्लीकेशन के लिए। C++ इसी का एडवांस वर्जन है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट है कोमल, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पूछा जाता है कि कोमल क्या है। कोमल एक हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। इसका फुल फॉर्म है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। प्रोलॉग ये भी एक लैंग्वेज है, इससे और क्वेश्चन नहीं बनता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा जावा मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया और 1995 में इसको जारी किया गया। जावा सिंटैक्स सी और C++ का डेरिवेटिव है। तो ये C++ से ही आया। तो ये सब नहीं एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में बस एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो पेज डिजाइनिंग होती है इंटरनेट में, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। तो जावा का यूज सबसे ज़्यादा इंटरनेट में वेब पेज डिजाइनिंग में किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लैंग्वेज ख़त्म होता है। अब हमने देखा कि कंप्यूटर केवल लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज समझता है। तो हम लोग जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर बनाए गए। ठीक, तो ट्रांसलेटर का काम क्या है, प्रोग्राम या निर्देशों का ऐसा समूह है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह 3 प्रकार का होता है, असेंबलर, कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। हम लोग देखेंगे थर्ड वाला। तो असेंबलर का काम है असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको मशीनी भाषा में रूपांतरित करना। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसको हम लोग साथ में देखते हैं। कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का एक ही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। बस दोनों में वर्किंग का डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है और उसको एक ही बार में ट्रांसलेट करता है। ठीक, लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। मतलब इंटरप्रेटर का काम ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ये भी बदलेगा, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं बदलता, ये लाइन बाय लाइन बदलता है। एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा तब दूसरा लाइन कन्वर्ट करेगा। तो यही सबसे मेन डिफरेंस है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है और सारी गलतियों को बताता है। यह गलतियां दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। कंपाइलिंग के फलस्वरूप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम प्राप्त होता है। तो मैंने जो मेन पॉइंट था वो बता दिया कि एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है और जो भी एरर आएगा उसको बता देगा। नेक्स्ट इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, या प्रोग्रामिंग या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो ये मैंने बता दिया। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का काम एक ही है, बस दोनों का काम करने का तरीका अलग है। अब इंटरप्रेटर में क्या है, हर निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट किया जाता है। अच्छा, एक निर्देश को ट्रांसलेट कर बिना संग्रहित किए क्रियान्वित करता है, फिर दूसरे निर्देश को ट्रांसलेट करता है, मतलब 1 बाय 1 करता है। इस तरह जब सारा प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है तो अंत में वो रिस्पॉन्स देता है। तो ये डिफरेंस मैंने बता दिया है पूरा, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में
क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।